आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर खंड ब है, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 का क देखिए, विशिष्ट चालकता जो सिग्मा होता है, सिग्मा एवं अपवाह वेग जो वीडी है में संबंध के लिए समीकरण लिखिए। तो हम जानते हैं कि जे बराबर आपका क्या होता है, एन ई इंटू वी डी होता है। क्या होता है, जे बराबर एन ई वी डी होता है। और जे बराबर हम लोग देखिए जे बराबर है सिग्मा ई लिखते हैं। सिग्मा ई क्यों लिखते हैं कि सिग्मा बराबर एन ई होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, सिग्मा बराबर एन ई होता है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, ये एन ई हट जाएगा, सिग्मा रख जाएगा, तो सिग्मा जे बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ई हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए इसको। समीकरण 1 व 2 से अब तुलना कर दीजिए। तो समीकरण 2 जो जे बराबर दोनों है, तो इसके बराबर ये भी है, तो इसके बराबर यहाँ पर रख दे। सिग्मा ई बराबर है एन ई वी डी, तो सिग्मा ई बराबर क्या एन ई वी डी हो जाएगा। अब वी डी बराबर निकाल देंगे तो यहाँ पर देखिए वी डी बराबर क्या आ जाएगा, वी डी बराबर निकालेंगे तो ये इधर आएगा, तो सिग्मा ई अपान एन ई, ये क्या आ जाएगा आपका, वी डी बराबर आ जाएगा विशिष्ट चालकता और अपवाह वेग में क्या आ जाएगा, संबंध आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एम्पियर परिपथीय नियम का उल्लेख कीजिए। एम्पियर परिपथी जो नियम होता है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक बार और फिर से, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। आई का कितना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। यहाँ पर देखिए गुना का मतलब ये इंटू में रहेगा, गुणा में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला हम लिखे हैं कि ये जो आपका रेखीय समाकलन है यहाँ पर रेखीय समाकलन है, सॉरी थोड़ा सा खांसी आ गई। यहाँ पर बी वेक्टर बी इंटू डॉट है वेक्टर डी एल इक्वल टू देखिए म्यू नॉट इंटू आई, ठीक ना। तो ये किसका गुना होता है, आई का म्यू नॉट गुना होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा और ये परिभाषा थी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर आते हैं ग पर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए ग बहुत ही शानदार है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछ सकता है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए 1 किलो वाट घंटा या हावर का मान जूल में निकालिए। 1 किलोवाट घंटा का मान किसमें निकालना है, जूल में। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, तो 1 किलो वाट घंटा, तो यहाँ पर देखिए 1000 वाट जूल। 1 किलो बराबर कितना होता है, 1000 वाट जूल होता है। अब इसको हम लोग जब सेकेंड में चेंज करेंगे, जो आपका घंटा है उसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे। ये देखिए जो आपका किलो वाट है इसको 1000 वाट जूल में चेंज किया। अब इसको हम लोग जो आपका घंटा है इसको सेकेंड में जब चेंज करते हैं, तो ये देखिए इसके आप डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, जो आपका वाट होता है इसको भी लिख सकते हैं, पावर जो होता है। और यहाँ पर जो आप जे अपान सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब हम इसको सेकेंड में चेंज करेंगे, तो जो 1 घंटा होता है, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और सेकेंड कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 60 गुणे 60, यानी कि घंटा में 1 घंटा में 60 मिनट गुणे और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 60 गुणे 60 कर दिए, सेकेंड हो गया, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। और देखिए ये आपका देखिए ये P बराबर होता है W बटे T या जे बटे S, यानी कि ये देखिए जे बटे S लिखे हैं, ठीक ना, यानी कि जूल बटे प्रति सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर जो आप गुणा करेंगे 1000 ये बचा और 60 गुणे 60 करेंगे तो 3600 आएगा, 3600 आया और 1 2 3 जीरो इसमें 1 2 5 जीरो हो गया, तो 10 36 गुणे 1 36 हो गया और 1 2 3 4 5 गुणे 10 की पावर 5 आ गया। कितना आ गया, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6 कर देंगे तो ये जूल में। देखिए एक ये इसको हम लोग किस में लिख लेंगे, वैज्ञानिक रूप में लिख लेंगे। तो 3 दशमलव यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, ये आपका आ गया जूल में, ठीक ना। जूल में निकालना था, जूल में आपका आ गया आंसर। तो 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व का बीमीय समीकरण लिखिए। क्या लिखना है, बीमीय समीकरण। तो आप लोग जानते हैं जो स्वप्रेरकत्व एल बराबर होता है ई अपान डी आई, ई अपान क्या होता है, डी आई अपान डी टी। डी आई अपान डी टी एक में और ई जो है अलग है, ठीक है।
तो डी आई अपन डी टी होता है ई बटे में। तो ई क्या है आपका विद्युत वाहक बल है, और जो डी आई धारा है और टी क्या है समय, ठीक ना, डी टी क्या है समय। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ई बराबर वोल्ट, यानी कि ई का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है, और जो वी बराबर हम लोग निकालेंगे ई डब्ल्यू अपन क्यू से निकालते हैं। तो जो डब्ल्यू होता है जो इसका मात्रक होता है एफ, इसके बराबर होता है एफ एस होता है, यानी कि न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, ठीक है, न्यूटन इंटू सेकेंड, और अपान में ये क्यू है। और जब इसका हम लोग मात्रा बीमा निकालेंगे तो एफ जो होता है, एफ का जो बीमा होगा एम एल टी टी माइनस टू होगा, टी के पावर माइनस टू इंटू में जो एस होगा उसका एल होता है, ठीक है ना, एस जो होता है उसका क्या होता है एल होता है। और उसके बाद देखिए जो नीचे क्यू दिया है, क्यू का जो आपका बीमा होता है एटी होता है, क्यू का बीमा क्या होता है एटी होता है, एटी को ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ये माइनस टू था तो ये माइनस वन होगा, तो एक माइनस और जुड़ जाएगा तो माइनस तीन हो जाएगा, तीनों मिल जाएगा तो माइनस तीन हो जाएगा, ये इसकी बीमा हो गई, ठीक है। ई किसका बीमा है, ये ई एम एफ, ई एम एफ, ई एफ एम, ई एफ एम लिखे ई एम एफ रहेगा, ठीक है, ई एम एफ रहेगा, ई एम एफ का क्या ये इसकी बीमा हो गई। उसके बाद देखिए एल का भी बीमा निकालना है हमें, तो इस देखिए क्या करेंगे हम लोग, आपका ये जो आपका ये मान आया है उसको मान को वहां पर रखेंगे, ई के जगह पर ये मान रखेंगे, ई के जगह पर रखेंगे, तो यहाँ पर जो डी आई अपन डी टी था तो टी ऊपर जाएगा यहाँ पर घूम करके, तो टी ऊपर डी टी जो है ऊपर आ गया और डी आई जो है नीचे हो गया, ठीक है। तो डी टी का जो मात्रक होता है टी, यानी कि टाइम होता है, ये टाइम मतलब ये प्लस वन होगा, यानी कि प्लस वन तो लिखते नहीं, समझाने के लिए लिख दिए हैं, तो यहाँ प्लस वन और प्लस माइनस तीन मिलकर क्या हो जाएगा दो ही बचेगा, यानी कि तीन में से एक घटेगा तो ये क्या बचेगा माइनस दो बचेगा। और नीचे का ए है, इसमें आई होता है एम्पियर होता है, ए होता है इसका, तो ए ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस एक मिलकर क्या हो जाएगा माइनस दो हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस दो हो गया। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बीमा क्या हो जाएगा, स्व प्रेरकत्व का बीमा क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और ए के पावर माइनस टू हो जाएगी, ये इसकी बीमा हो जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझाएं और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर अंगा वाला है, अंगा वाला देखिए क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.13 मतलब 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके इलेक्ट्रॉन की इसके इलेक्ट्रॉन जो है एन बराबर कितना दिया है दो, अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी। तो अवस्था में आयनन ऊर्जा के लिए फार्मूला हम लोग लिखते हैं ई एन इक्वल टू माइनस 13.6 एन स्क्वायर, तो एन के जगह पर यही एन की संख्या रखना है और ये तो दिया है 13.6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एन बराबर दो रखेंगे तो यहाँ पर ई टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई टू हो जाएगा, और माइनस का 13.6 बटे में एन स्क्वायर है तो दो का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 4। अब इसको हम कटेंगे, अब इसको हम लोग काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 3.1 और यहाँ पर 16, 4 चौक 16 तो 3.6 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो E2 बराबर कितना है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, E2 बराबर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यहाँ से काटेंगे देखिए 4 तिहाई 12 एक बचा ये 6 हो गया तो ये 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ये आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था एकदम इजी। और यहाँ पर देखिए एक तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए, तरंग के तरंगाग्र की क्या करना है परिभाषा देना है। तो तरंगाग्र हम लिख लिए, देखिए किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र समतल गोली तथा बेलनाकार होता है। जो तरंगाग्र होता है वो कैसा होता है समतल होता है, गोली होता है और कैसा होता है बेलनाकार होता है, ठीक है। तो किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाते हैं, ठीक ना। जो कंपन कर रहे हैं यानी कि जो हननाते हैं या कंपन करते हैं हिलते हैं, ठीक ना, वो क्या हो समान कला में हो, ठीक है, समान हो, तो उसमें आपका तरंगाग्र समतल होगा, गोली तथा बेलनाकार होता है। जो आपका तरंगाग्र समतल गोली तथा बेलनाकार तीनों अवस्था में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, ठीक है चलते हैं।